स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के वन लाइनर सीरीज़ की आज चौथी क्लास है और आज की इस क्लास में आपको हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों में सुमित्रानंदन पंत जी की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों से परिचय आपका कराएंगे। और बहुत प्रसिद्ध और बहुत फेमस जो भी इनकी पंक्तियां हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, उन सभी को हम यहाँ पे आज अध्ययन करेंगे। एक बार आप एक जगह एकत्रित ढंग से इन सारी पंक्तियों को पढ़ लेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करने वाले हों, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। सबसे पहले हम पंत जी के विषय में शुक्ल जी की कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। शुक्ल जी की टिप्पणियाँ किसी भी कवि या रचनाकार के विषय में बहुत मायने रखती हैं। तो देखते हैं, शुक्ल जी लिख रहे हैं कि प्रकृति के सुंदर रूपों की आह्लादमयी अनुभूति वह वीणा में कई जगह पाई जाती है। सुमित्रानंदन पंत जी के वीणा काव्य संग्रह के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिख रहे हैं कि प्रकृति के सुंदर रूपों की आह्लादमयी अनुभूति कई जगह पर वीणा में पाई जाती है। वीणा के उपरांत ग्रंथि है। ग्रंथि पंत जी का जो काव्य संग्रह है, ग्रंथ के विषय में लिख रहे हैं कि इसमें क्या है, असफल प्रेम की ग्रंथि। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि वीणा के उपरांत ग्रंथि है असफल प्रेम की। यानी असफल प्रेम ऐसा है कि शुक्ल जी ने बताया कि एक जो नायक है वो नाव में बैठा है और नाव झील में डूब गई है और आँख खुलती है तो वो उसका सिर जो है एक नायिका के या प्रेमिका के उसके गोद में है और वो देखता है धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्रेम पनपता है। और फिर कुछ बड़े लोग जो समाज के होते हैं वो उस प्रेम को ख़त्म कर देना चाहते हैं और एक किसी दूसरे पुरुष से उसकी शादी या विवाह कर देते हैं, जिससे नायक के मन में एक चिर विषाद पनपने लगता है और बहुत विषाद की अवस्था में वो चला जाता है। वही असफल प्रेम की ग्रंथि एक हीन और कठोर मनोग्रंथि के रूप में नायक के मन में व्याप्त हो जाती है, जिसके कारण वो अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति करता रहता है। तो ऐसी ही कविताएं ग्रंथि काव्य संग्रह में हैं। तो शुक्ल जी ने इसीलिए लिखा है कि वीणा के उपरांत ग्रंथि है असफल प्रेम की। एक और संग्रह है जिसके विषय में शुक्ल जी लिख रहे हैं कि पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी पूछे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सुमित्रानंदन पंत की पहली प्रौढ़ रचना कौन सी है, तो पल्लव। और पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। इस दृष्टि से भी इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रौढ़ रचना पल्लव है जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत बढ़ा चढ़ा प्रदर्शन है। तो जो पुरानी काव्य पद्धति चली आ रही थी, ब्रजभाषा में काव्य लिखा जा रहा था, श्रृंगार पर रचनाएं लिखी जा रही थी, इतिवृत्तात्मकता की रचनाएं हो रही थी द्विवेदी युग में, समाज सुधार की बहुत सारी जो कविताएं थी उस तरह की चीज़ें लिखी जा रही थी। तो पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत बढ़ा चढ़ा प्रदर्शन पल्लव में दिखाई पड़ता है, इसलिए प्रौढ़ रचना कहा है शुक्ल जी ने। तो ये पंक्तियां पंत जी के विषय में, उनके काव्य संग्रहों के विषय में शुक्ल जी की आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा देखते हैं कि पल्लव के विषय में कुछ और कह रहे हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि पल्लव में रहस्यात्मक रचनाएं हैं। प्रौढ़ रचना तो है ही पल्लव, इसमें रहस्यात्मक रचनाएं हैं जैसे स्वप्न और मौन निमंत्रण। तो दो कविताओं के नाम भी शुक्ल जी बता रहे हैं और जिसके आधार पर कह रहे हैं कि पल्लव में रहस्यात्मक रचनाएं हैं। तो स्वप्न और मौन निमंत्रण दोनों पंत जी की कविताएं हैं, ध्यान रखेंगे। आगे हम पंत जी की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों के विषय में देखेंगे और उनसे परिचय प्राप्त करेंगे। हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में इस तरह के सभी नोट्स वन लाइनर के रूप में उपलब्ध हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। देखते हैं सुमित्रानंदन पंत जी की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। सबसे पहले देखते हैं प्रथम रश्मि कविता का एक अंश है। प्रथम रश्मि कविता यूपी हायर के पाठ्यक्रम में भी था, यूजीसी नेट में भी है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भी है और पंत जी की बहुत महत्वपूर्ण कविता भी है। इस दृष्टि से इसकी पंक्ति को आपको ध्यान रखना है। वे लिखते हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना। प्रथम रश्मि का आना, ये प्रथम रश्मि कविता से है, पंत जी की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखते हैं एक और पंक्ति, मारुत ने जिसकी अलकों में चंचल चुंबन उलझाया। ये पंक्ति किसकी है, पंत जी की। तो ऐसी कुछ पंक्तियां हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि ये
पंत जी की है। मारुत ने जिसकी अलकों में चंचल चुंबन उलझाया। एक निष्ठुर परिवर्तन कविता की पंक्ति है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अहे निष्ठुर परिवर्तन, बीच में कुछ पंक्तियां हैं जो कि आवश्यक नहीं हैं, परिचय के रूप में इस कविता से आपसे ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि अहे निष्ठुर परिवर्तन, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर। जो निष्ठुर परिवर्तन है वो किसी का सगा नहीं है, परिवर्तन होना है तो काल के कठोर चक्र पे वो होगा ही होगा। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, विष वाले दांत हैं मृत्यु तुम्हारे, ये जो मृत्यु है वो परिवर्तन का गरल दंत है। तो ये कविता की पंक्ति पंत जी की है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। सुंदर विश्वासों से ही बनता रे सुखमय जीवन। ये पंक्तियां ऐसी हैं कि जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और पंत जी पर जब भी आप कभी आंसर राइटिंग करेंगे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में या कहीं भी एलटी की परीक्षा में भी अगर लिखित परीक्षा होती है, पंत जी के प्रकृति चित्रण के विषय में अगर कोई प्रश्न बनता है या उनके जो विचार हैं, उनके मानवतावाद की जो एक विचारधारा है, उन सब को स्पष्ट करते हुए आप इन पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं कि सुंदर विश्वासों से ही बनता रे सुखमय जीवन। सुखमय जीवन के लिए सुंदर विश्वासों का होना बहुत आवश्यक है। वो मानव जीवन का एक आधार है सुंदर विश्वास। आगे लिखते हैं, एक कविता की पंक्ति है कि सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। हम लोगों ने एमए के दौरान में पंत जी की जो कविताएं पढ़ी हैं उसमें ये पंक्ति बार बार हम लोगों के सामने से आई गई है कि पंत जी के मानवतावाद को स्पष्ट करते हुए ये पंक्तियां बार बार आलोचक विश्लेषक सब दोहराते हैं कि सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। सारी प्रकृति सुंदर है, सब कुछ सुंदर है, लेकिन मानव यदि अपने भीतर की मानवता को बचा करके प्रकृति को, जीवों को, सबको अगर समान भाव से देखने का अधिकारी हो सके तो वो सबसे सुंदरतम है। और ये मानव कविता है पंत जी की, उससे उद्धृत है। एक कविता है ताज। ये ताज कविता भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मास्टर्स के पाठ्यक्रम में था, ग्रेजुएशन में भी ये कविता थी। तो इसकी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण्य निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बनावें शव का। देखिए ये बहुत बड़ा यथार्थवादी चोट कह लीजिए पंत जी की तरफ से जो लिखा कि ताजमहल को वे क्या देखते हैं, किस रूप में देखते हैं कि मृत्यु का अपार्थिव पूजन, किसी के मृत्यु की याद में शोक में बनाया गया एक अपार्थिव पूजन, जबकि सामान्य मनुष्य का जीवन विषण विषाद अभावों से भरा हुआ है और मृत्यु का ऐसा पूजन। दूसरी तरफ शव को आदर के साथ ले जाकर के लोग जलाते हैं या दफनाते हैं, लेकिन मानव को हम कुत्सित चित्र बना देते हैं शव का। लेकिन जब किसी की निर्मम हत्या करनी होती है, जो लिंचिंग टाइप की हत्याएं, भीड़ के द्वारा पीट कर दी जाने वाली हत्याएं होती हैं, इस तरह के दृश्यों को देख करके आप इस द्वंद्व में पड़ जाएंगे कि एक तरफ शवों की पूजा और बहुत सारे चढ़ावे चढ़ा करके उनको अंतिम में विदा किया जाता है और एक जीवित मनुष्य को पीट करके मार डाला जाता है या उसकी हत्या कर दी जाती है या किसी जीव की हत्या कर दी जाती है। तब ये प्रश्न ताज जैसी कविता में पंत जी उठाते हैं। एक पतझर कविता है पंत जी की, उसकी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमेशा आप देखेंगे किसी न किसी पाठ्यक्रम में मिल जाएगा या किसी परीक्षा में कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत तुम वीत राग जड़ पुराचीन। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये कविता भी द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये पतझर कविता है पंत जी की जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आगे और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और पंक्तियां हैं जो कि हमेशा आपको परीक्षाओं में और कहीं न कहीं तैयारी के दौरान जिनसे सामना आपका होगा ही। एक मोह कविता है पंत जी की जिसमें वे लिखते हैं कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। कि वही है कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। एक तरफ इस तरह के गाने हैं कि सारी दुनिया को ही भूल जाएं, लेकिन पंत जी का जो मानवतावाद है, जो विश्व दृष्टि है, जो बाह्य दृष्टि है, उनके भीतर का एक अंतरतम प्रेम की दृष्टि है, वो ये कहती है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया। ये
जो द्रुम हैं, जो डालियां हैं जिनमें नवपल्लव लगे हैं, इनकी छाया छोड़ करके, प्रकृति से माया तोड़ करके, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, मैं अपने नेत्रों को, मैं अपनी दृष्टि को कैसे तुम्हारे बाल जाल में, जो गुम्फित केश हैं उसमें कैसे उलझा दूं। तो कहीं ना कहीं ये कवि की दृष्टि है कि जो कहीं एक दृष्टि पर, कहीं एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होना चाहता, समग्र विश्व को, समग्र प्रकृति को देखना चाहता है। भूल अभी से इस जग को मैं भूल के ये काम नहीं कर सकता। तो ये मोह कविता की पंक्ति है पंत जी की, याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं, एक और काव्य पंक्ति है आंसू से। कविता का शीर्षक ही है आंसू से। इसमें पंत जी लिखते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जिस काव्य संग्रह से हमने इस काव्य पंक्ति को उद्धृत किया हुआ है वो पंत जी की एक बहुत पुराना काव्य संग्रह, जिसमें बही होगी या वही होगी, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स जो भी होगी, लेकिन हमने ये समझ के इसे टाइप किया है कि उमड़कर आंखों से चुपचाप। तो आंखों से चुपचाप अगर कुछ बही होगी तो आंसू अगर बहते हैं तो बही होगी कविता अनजान, वही न हो के बही होगा। तो वियोगी होगा पहला कवि। आपने वाल्मीकि की जो एक कथा सुनी होगी कि क्रौंच पक्षी के वध से आहत होकर के उन्होंने जो एक महाकवि की तर्जनी निबंध भी है, आप लोगों ने यदि पढ़ा हो, सिलेबस में है, उसमें भी यही है कि वियोगी होगा पहला कवि। पहला कवि वही हुआ होगा जिसके भीतर आह उत्पन्न हुई होगी, पीड़ा उत्पन्न हुई होगी, और आँखों से चुपचाप बह के एक कविता का जन्म हुआ होगा। तो महाकवि की तर्जनी निबंध जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको कुछ यही ढंग का एक भाव दिखाई देगा। तो ये भी पंत जी की कविता की पंक्ति है, ध्यान दीजिएगा। और देखते हैं, दो पंक्तियां और हैं, इसे आप धैर्य से सुन लेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आप अंत तक आए होंगे, बहुत धैर्य से आप पंत जी की पंक्तियों को जानने की उत्कंठा भी होगी, तो आपने यहाँ तक साथ दिया होगा क्लास का, बहुत उपयोगी हुआ होगा ये। देखते हैं, एकाकीपन का अंधकार, दुस्सह है इसका मूक भार, इसके विषाद का रे न पार। ये एक तारा कविता, ये कई पाठ्यक्रमों में ये कविता लगी हुई है पंत जी की। उसमें ये पंक्ति है कि एकाकीपन का अंधकार। एकाकीपन, एक एकांत होता है और एक एकाकीपन है। एकाकीपन जहाँ जो निस्संग है, जिसके साथ कोई नहीं है। शाम में एक पश्चिम दिशा में जो तारा दिखाई देता है बड़ा सा, वो अकेला पूरे आसमान पे दिखाई पड़ता है, सबसे पहले उदित होता है। उसी को देख करके पंत जी लिखते हैं कविता कि ऐसा लगता है कि पूरे इतने बड़े समुंदर में कोई एक मछली हो जो पड़ी हो। इस तरह से उसका निस्संग भाव, निस्संग जिसके साथ कोई नहीं है, अकेला है, और इस एकाकीपन का अंधकार। और वो एक तारा अपने पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाता, दुस्सह है उसका मूक भार, जो पीड़ा है उसका मूक भार दुस्सह है, सहा नहीं जाता, इसके विषाद का रे न पार। और ऐसे ही तमाम लोग हैं जिनके भीतर का विषाद, जिनके भीतर का एकाकीपन, निस्संगता, किसी योग्य व्यक्ति का साथ न हो पाना, जो मनस्थिति को समझ सके, तो वो विषाद बहुत भारी होता है। और वो कविता में पंत जी ने एक तारा कविता के माध्यम से बहुत अच्छे से अभिव्यक्त किया हुआ है। अच्छी कविता है, पढ़िएगा आप लोग। इसके अलावा नौका विहार कविता कई बार आप लोगों ने देखा होगा। पाठ्यक्रमों से ही जो कविताएं हैं, हम मूलतः उन्हीं कविताओं की पंक्तियों को ज़्यादातर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप पहचान पाएँ। जैसे नौका विहार कविता की पंक्ति है, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये पंत जी की है, नौका विहार कविता से। इसका अर्थ अगर आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, सैकत शैया पर दुग्ध धवल, सैकत का अर्थ होता है बालू, रेत। ऐसा लगता है कि जो तनवंगी गंगा गर्मी के महीने में, ग्रीष्म ऋतु में जब नदी की धारा पतली हो जाती है तो ऐसा लगता है कि तनवंगी गंगा, जो एक क्षीणकाय जो उसका शरीर हो चुका है, एक तरह से उसे नायिका के रूप में अगर देखें तो तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, ऐसा लगता है कि सैकत बालू के जो रेत का आसन है, जो रेत की शैया है, उस पर लेटी हुई नदी है और बहुत थकी हुई है, लेटी है, श्रांत क्लांत निश्चल। तो ये एक दृश्य नौका विहार के दौरान उस नदी का जब वो देखते हैं पंत जी, तो उसे महसूस करते हैं और वही लिखते हैं। ये काव्य पंक्ति नौका विहार कविता से है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इन
पूरी काव्य पंक्तियों को अगर आप शुरू से अंत तक एक बार बड़े मन से अगर सुन लेते हैं या पढ़ ले रहे हैं, आप अपने पास इसे नोट कर ले रहे हैं कहीं पे, या हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स को अपने पास रख के इसे रिवीजन कर लेते हैं, तो कभी भी परीक्षाओं में पंत जी की पंक्तियाँ यदि आपसे पूछी जाएंगी तो आप आसानी से पहचान पाएंगे। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि काव्य पंक्तियाँ बहुत कठिन होती है पहचानना परीक्षाओं में, बहुत टफ है, इसीलिए इस पे जल्दी कोई बात भी नहीं करता और जल्दी कोई तरीका भी नहीं है कि आप पहचान पाएँ। हाँ, कवियों को यदि आपने पढ़ा है बहुत ढंग से, बहुत मन से, तो आप उनकी भाषा, उनके भावों को पकड़ के पहचान सकते हैं ये पंत जी की कविता है, ये महादेवी जी की है या प्रसाद जी की है। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए उपयोगी हुई होगी। आगे वन लाइनर क्लास की जो अगली सीरीज़ होगी, हम अलग अलग महत्वपूर्ण कवियों की कविताओं की जो पंक्तियां हैं उन पर और आलोचकों के महत्वपूर्ण कथनों को लेकर के मौजूद रहेंगे। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।